इजराइल ने आज अपने ऊपर हुए हमले का बदला ले लिया है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया। इस हमले में इस्माइल का बॉडीगार्ड भी मारा गया। 2 दिन में ये इजराइल को दूसरी बड़ी कामयाबी मिली थी। एक दिन पहले ही इजराइल ने हिजबुल्लाह कमांडर को ढेर कर दिया था। ईरान में एक और धमाका और पूरा हुआ बदला इजराइल का। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल में हुए आतंकी हमले के खिलाफ ये इजराइल की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास के चीफ इस्माइल हानिया को इस हमले में मार गिराया। 9 महीने से बदले की आग में झुलस रहे इजराइल को एक मौके की तलाश थी, एक ऐसा मौका जिससे वो हमास पर सबसे बड़ी चोट कर सके। इजराइल को ये मौका मिला बुधवार तड़के। हैरानी की बात यह है कि ये मौका गाजा, फिलिस्तीन या कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में मिला। दरअसल इस्माइल हानिया मंगलवार को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गया था। इस दौरान उसने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई से भी मुलाकात की थी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान इस्माइल हानिया की हर एक मूवमेंट पर इजराइल नजर रख रहा था। इजराइल को यह पता चल गया था कि इस्माइल हानिया ईरान में किस इमारत में ठहरा है। इस्माइल हानिया के ठिकाने का सटीक पता चलने के बाद इजराइल ने उसे खत्म करने की रणनीति बनाई। इजराइल ने एक जोरदार धमाके से उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था। पिछले 9 महीने से चल रही जंग में ये इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बयान जारी कर इस हमले में इस्माइल हानिया के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। इस हमले में हमास चीफ का एक बॉडीगार्ड भी मारा गया। इस्माइल हानिया ज्यादातर कतर में रहता था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वो अपने ठिकाने बदलता रहता था। कतर की राजधानी दोहा में रहते हुए ही वो हमास का कामकाज देख रहा था। एक दिन पहले ही मंगलवार को इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह कमांडर को ढेर कर दिया था। इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह कमांडर शनिवार को इजराइल के मजदर शम्स शहर में हुए हमले का जिम्मेदार था। इस हमले में 12 इजरायली बच्चे मारे गए थे। 2 दिनों में अपने 2 बड़े दुश्मनों को ढेर करके इजराइल ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सवाल ये उठता है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के पीछे इजराइल की किस एजेंसी का हाथ है? क्या इसे इजराइल की सेना ने मारा है या फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मारा है, जिसे गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देने में दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी माना जाता है। हालांकि इसका खुलासा भी नहीं हुआ, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस हमले को मोसाद ने अंजाम दिया है। आइए आपको बताते हैं क्या है मोसाद और क्यों इसे दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसी माना जाता है। मोसाद मतलब मौत, एक ऐसी जीती जागती किलिंग मशीन जिसके हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिसने मोसाद को चैलेंज किया मानो उसने अपने डेथ वारंट पर साइन किया। दुश्मन के लिए इजराइल की इस स्पेशल आर्म फोर्स का यही परिचय है। एक बार जिसने मोसाद से पंगा लिया उसका बचना असंभव हो जाता है। फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, मोसाद के खूंखार एजेंट उसे वहां से ढूंढ निकालकर खत्म करके ही दम लेते हैं। यही वजह है कि इजराइल की इस खुफिया एजेंसी को दुनिया की सबसे खतरनाक संस्था माना जाता है। मोसाद का इतिहास 63 साल पुराना है। इसका नेटवर्क पूरी दुनिया में सक्रिय है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर इजराइल के खिलाफ साजिश हो रही हो, मोसाद के एजेंट जान की बाजी लगाकर भी दुश्मन की साजिश को नाकाम करते हैं। मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। आईएस के आतंकी भी इजराइल के कमांडोज से खौफ खाते हैं। मोसाद की बहादुरी की बानगी तब दुनिया के सामने पेश आई थी जब 6 सितंबर 1972 को म्यूनिख ओलंपिक में आतंकियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों की जर्मनी में हत्या कर दी थी। इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के 2 दिन बाद ही इजराइल ने
सीरिया और लेबनान में आतंकी संगठन के ठिकानों पर बमबारी की थी। इसमें 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे, लेकिन इजराइल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का प्रकोप। इस ऑपरेशन को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा गया मोसाद को। मोसाद को खिलाड़ियों की हत्या में शामिल 20 से 25 लोगों की लिस्ट दी गई, जिसे यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक में छिपे बैठे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना था। बताया जाता है कि तब मोसाद के 30 जवानों ने आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा और इस ऑपरेशन में मोसाद का सिर्फ एक जवान शहीद हुआ था। मोसाद के ऑपरेशंस की ये महज एक वानगी है। मोसाद का इतिहास बहादुरी और जाबाजी के ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है। मोसाद अपना निशाना कभी नहीं चूकती, क्योंकि अपना मिशन पूरा करने से पहले मोसाद के एजेंट अपने टारगेट को लेकर पूरी रिसर्च करते हैं। साथ ही मिशन को अंजाम देने के बाद की परिस्थितियों से निपटने का भी पूरा इंतजाम पहले से करके रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोसाद की स्थापना 1949 में हुई थी। इजरायल सरकार ने मोसाद का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए किया था। 1951 में मोसाद को इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया गया। इसकी रिपोर्टिंग भी प्रधानमंत्री को ही होती है। आइए आपको बताते हैं मोसाद के कुछ ऐसे ऑपरेशंस के बारे में जो बताते हैं कि क्यों मोसाद को दुश्मन के घर में घुसकर चुन चुनकर मारे जाने के लिए जाना जाता है। 1976 का ऑपरेशन थंडरबोल्ट, अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त कराकर लाई थी। यह ऑपरेशन काफी चर्चित भी रहा। वहीं 1972 रेथ ऑफ गॉड, 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के लिए एकत्र इस्राएली ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों की बंधक बनाकर हत्या का बदला फिलिस्तीनी आतंकियों से लिया गया। यह ऑपरेशन करीब 20 साल तक चला और मोसाद ने सभी आतंकियों से चुन चुनकर बदला लिया। 1964 में रूसी में 21 को इस्राएल लाना। उस दौर में सोवियत संघ रूस का मिग 29 सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता था। इसे पाने में जब अमेरिका की CIA भी विफल रही तो फिर मोसाद की महिला एजेंट ने 1964 में इसे कर दिखाया। 1960 अर्जेंटीना में सीक्रेट मिशन। मोसाद ने अर्जेंटीना में 1960 में एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए नाजी युद्ध के अपराधी एडोल्फ एकमैन को गुपचुप तरीके से अपहरण करके इस्राएल के लेकर आ गई। बाद में मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई। इस मिशन को 5 एजेंट्स ने कुल मिलाकर पूरा किया था। तो अब आपको बता दें कि केरल के वायनाड में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वायनाड में हुई भूस्खलन की घटनाओं के बाद तबाह हुए मकान, उफनती नदियां और उखड़े हुए पेड़ अब नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच भूस्खलन प्रभावित इलाकों तक सेना पहुंच चुकी है। रेस्क्यू कार्य में NDRF समेत कई टीमें लगी हैं। इस प्राकृतिक आपदा में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। फायर फोर्स के 321 सदस्यों की टीम मोर्चे पे अभी रेडी है। भारतीय सेना ने बचाव अभियान के दौरान एक अस्थायी पुल की मदद से करीब 1300 लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। बचाव अभियान में राज्य की टीम भी सक्रिय रूप से शामिल है, जिसमें नौसेना और वायुसेना बचाव कार्य में जुटी है। केरल के मंत्री मोहम्मद रियाज इस वक्त वायनाड में मौजूद हैं और राहत कार्यों पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आज मौसम कल के मुकाबले थोड़ा ठीक है, इसलिए 4 अलग अलग क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा बेली ब्रिज, जो इस हादसे की भेंट चढ़ गया था, उसको युद्ध स्तर पर बनाने का काम किया जाएगा ताकि उससे होकर भारी वाहन जा सके। एक बार ये बन गया तो बड़े वाहन और बचाव उपकरण प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जा सकेंगे, जिससे रेस्क्यू का काम तेज हो सकेगा। दूसरी तरफ केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें वायनाड के हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस बात पे विचार किया जाएगा कि लोगों की ओर ज्यादा मदद कैसे की जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे बड़े स्तर पे चलाया जाए। ये तस्वीरें वायुसेना के जाबाजों की है, जो केरल के वायनाड में आई आपदा के बाद पीड़ितों की मदद में जुटे हैं। ये तस्वीरें देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं, जहां सेना, नौसेना, NDRF और दूसरी एजेंसियां इस मिशन में जुटी रही कि अगर कहीं भी जिंदगी की आस बची हो तो उसे निकाला ढूंढा जाए।
उसे निकाला जाए। We constructed a temporary bridge with our extension ladder and evacuated more over 700 persons through that temporary bridge. मुश्किल की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के ये जवान देवदूत बनकर पहुंचे, जो पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। रेस्क्यू के इस काम में मौसम का बिगड़ा मिजाज रह रहकर मुश्किलें पैदा कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे है। ये रोप इस्तेमाल करके जो लोग वहां पे स्टक हो चुके हैं उन लोगों को अभी रेस्क्यू पर्सनल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, नेवी सब लोग मिलके उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। बताया जाता है कि भारी बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुए, जिससे 4 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। केरल के लिए अभी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। दरअसल वहां के कई जिलों में आगे भी भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में वायनाड समेत 11 जिलों में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल सेना के 200 से ज्यादा जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। MI-17 और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर भी बचाव मिशन के लिए लगाए गए हैं। वहीं वायनाड में 45 रिलीफ कैंप तैयार किए गए हैं, जहां 3000 से ज्यादा प्रभावित हैं। जबकि प्रदेश भर में करीब 120 राहत कैंप बनाए गए हैं, जिसमें 5500 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। वायनाड में जहां यह हादसा हुआ है, वहां खराब मौसम के बीच काम करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सेना समेत सभी एजेंसियों के जाबाज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अभी डटे हुए हैं। वायनाड से अक्षिता नंदगोपाल, सगाय राज और तिरुवनंतपुरम से शिल्पा नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कावड़ यात्रा की। सावन के मौके पर कावड़ मार्ग में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक भोलेनाथ के जयकारों के बीच कावड़िए अलग अलग वजहों से सुर्खियां बने हुए हैं। कहीं उनका अनूठा अंदाज देखने को मिल रहा है, तो कहीं वो खास संदेश दे रहे हैं। वहीं हरिद्वार में कावड़ियों के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा की गई। दरअसल हरिद्वार पूरे देश की श्रद्धा का केंद्र है। इस पवित्र स्थल पर मां गंगा और भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद मिलता है। लिहाजा श्रावण के महीने में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है। देवभूमि में पुष्प वर्षा से कावड़ियों के स्वागत को देवभूमि की अतिथि देवो भव की परंपरा दिखाती है। भोलेनाथ के ये खूबसूरत टैटू मन को मोह लेने वाले हैं। सावन पर धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ियों के बीच इनका भी एक अलग क्रेज है। ये दिल्ली के रवि हैं, जो उन भक्तों के तन पर महादेव की छवि उकेरते हैं जिनके मन में महादेव बसते हैं। भले ही बाबा के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आस्था है। आजकल हरिद्वार में कावड़िए टैटू की दुकान पर भी बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं। हम मौजूद हैं ऐसी एक जगह पर जहाँ पर देखिए आप, जो भोले हैं वो टैटू बनवा रहे हैं, कैंपस बनवा रहे हैं। ये हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर आ रहे हैं, कावड़िए आ रहे हैं जो कि भोलेनाथ का टैटू भी बनवाते हैं, लेकिन भोले टैटू बनवा रहे हैं, ये भी एक नई और अनोखी बात हमें पता पड़ी है कि लोग ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। रवि भोले के भक्तों के भाव को अपनी कला के जरिए स्वरूप देते हैं, लेकिन टैटू बनाते वक्त वो हाइजीन का खास ख्याल रखते हैं। कम से कम 100-150 लोग तो हमारे पास आते हैं बनवाने के लिए, और ज्यादातर उनमें जो तादाद होती है वो भोले बाबा के टैटू बनवाने के लिए होती है, जिसमें अलग अलग तरह के टैटू इंक्लूड हैं, जैसे कि शिवा बैंड टैटू और शिवा का पोर्ट्रेट, ठीक है, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है। तो ज्यादातर जो है बस शिवा के टैटू बनवाते हैं, त्रिशूल बनवाते हैं, त्रिपुंड बनवाते हैं। अब इनसे मिलिए, ये हैं यूपी के शामली के रहने वाले विजय हिंदुस्तानी, जो अपने शरीर पर बेड़ियों के साथ हरिद्वार से कावड़ लाते नजर आए। इन्होंने अपने वॉकर में शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगाई हुई है और शरीर पर शहीदों के नाम गुदवाए हुए हैं। विजय के मुताबिक बॉर्डर पर शहीद हुए 267 जाबाजों के नाम इनके शरीर पर हैं। यकीनन पूरा माहौल भक्तिमय है। हर ओर भगवान भोलेनाथ की जय जयकार हो रही है और कुछ कावड़िए ऐसे ही अनूठे अंदाज से खास संदेश दे रहे हैं और कावड़ यात्रा में अद्भुत अनूठे रंग भर रहे हैं। हरिद्वार से मनीष चौरसिया और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको लिए चलते हैं कांवड़ यात्रा के अंतिम पड़ाव की नगरी हरिद्वार, जहां से कांवड़िए गंगा जल भर के अपने अपने क्षेत्रों की ओर लौटते हैं। इस पवित्र यात्रा में शामिल जीएनटी संवाददाता मनीष चौरसिया ने आस्था के महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज की। आपको दिखाते हैं हर की पैड़ी पे गंगा जल भर के भोले के भक्तों का उत्साह। कहते हैं कि यहाँ सावन में वही पहुँचता है जिसको भोले बुलाते हैं। बुलावा शायद मुझे था, मैं यहाँ पहुँचा हूँ और यहीं से अब हम यही कामना कर रहे हैं कि जो पूरे जन कल्याण के लिए जो भी दर्शक है गुड न्यूज टुडे के लिए, उनकी जो मनोकामना है वो हमारे जरिए पूरी हो जाए। उनके जीवन में लगातार पूरे साल उन्हें गुड न्यूज मिलती रहे, ऐसी हम भी उम्मीद कर रहे हैं। तमाम सारे आप कांवड़िए यहाँ पर देख रहे हैं, हम कुछ कांवड़ियों से बात करने की कोशिश करते हैं। अदा कहाँ से आए आप लोग? मैं आया हूँ गुड़गांव से। पहली बार है आपका? पहली बार है सर। जल लेने आए हो? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हो गई 40 साल। 40 साल की उम्र में आप पहली बार जल लेने आए हो, इतना लेट से क्यों, कैसे मन में आया? मन में आ गया साहब, सोचा किसी बच्चों के अपने प्रति कोई चीज को मांगने के लिए यहाँ पर आ गए। अच्छा, कुछ मनोकामना आपकी है इसलिए आपने शुरू? नहीं, कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पहली बार मांगने के लिए? हाँ। लग रहा है कि माँ गंगा भोलेनाथ पूरा कर देंगे। हाँ, इसी आश्वासन से आए हैं। कहीं गए थे वहाँ भी पूरा हो गया था और यहाँ भी आए तो ऐसा लगता है कि प्रतीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आस्था और विश्वास को जरूर पूरा हो जाएगा। आप बोले कहाँ से? हम हरियाणा से आए। हरियाणा से आए आप, जल लेने आए हो? हाँ जी। ले लिया? अभी नहीं, 1 तारीख को। अच्छा, 1 तारीख। कब से आ रहे हो बोले यहाँ पे? मैं तो भोले की मर्जी तक हूँ, जब भोले बुलाता जब। कितनी बार आ चुके हो? यहाँ 10 बार 15 बार आ चुका हूँ। 15 बार आ चुके हो? कितनी उम्र से आ रहे हो? मैं 16 साल की उम्र से आ रहा हूँ। तो दाढ़ी आई भी नहीं होगी है? ना, दाढ़ी नहीं आई। तो क्या मनोकामना रहती है, क्या मांगते हो भोले से? बस भोले से यही है, बच्चों को सही रखे, अपने जैसे आए अपने वैसे जाए अपने घर, बस दुआ होनी चाहिए भोले की बस। क्या नाम बोले आपका? मेरा नाम संजय है। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। पहली बार है? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार है। अच्छा, कुछ नियम काउंट बताइए। मैंने भी उठाया है जल, मेरा भी दूसरी बार है। क्या कुछ रास्ता आप कैसे तय करेंगे, क्या सोच रखा है? बाइक से आए सर। बाइक से आए तो सीधे चलते चले जाएंगे? हाँ, फिर चलते। तो बिल्कुल, अब यहाँ से हम कुछ ही देर में निकलेंगे। उसके बाद हमारा जो पहला पड़ाव होगा वो मुजफ्फरनगर का होगा। आज पूरा दिन हम वहीं बिताएंगे, अलग अलग शिविर में जाएंगे, कांवड़ियों से बात करेंगे, रास्ते में जो कांवड़िए चल रहे हैं उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश होगी कि आखिर कैसे एक भोला खुद को इस बात के लिए कि जल लेकर जाना है इस मौसम में, यानी कि जब जुलाई का महीना है, गर्मी बहुत ज्यादा है। और इस बार आप किसी से भी बात कर लीजिए, हरिद्वार में लोग कह रहे हैं कि बारिश नहीं हुई है। सावन का महीना जरूर है लेकिन बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं हुई का मतलब ये है कि गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है इस बार जल लेकर जाने में, लेकिन फिर भी लोग ये काम कर रहे हैं। अब काशी में बाबा काल भैरव के धाम की रौनक भी आपको दिखाते हैं। सावन में बाबा काल भैरव का हिम श्रृंगार किया गया, मंदिर परिसर की खास सजावट की गई। विशेष श्रृंगार के साथ ही बाबा काल भैरव को 56 भोग अर्पित किए गए। बड़ी तादाद में श्रद्धालु बाबा काल भैरव के हिम स्वरूप के दर्शन के लिए पहुंचे। यूं तो 12 महीने पूरे साल काशी शिवमय नजर आती है, लेकिन सावन के महीने में भोले की नगरी की बात ही कुछ और है। ये काशी के कोतवाल का द्वार है। भव्य दिव्य फूल लताओं से सजा, जगमग रोशनी से नहाया बाबा काल भैरव का धाम भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। हर साल काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दरबार अमरनाथ धाम की तर्ज पर सजाया जाता है। इस बार भी सावन में बाबा काल भैरव का हिम श्रृंगार किया गया है और भक्तों को अमरनाथ गुफा जैसा अद्भुत आभास यहाँ हो रहा है। काफी दूर दूर से लोग आते हैं जब यहाँ पर ये श्रृंगार होता है, और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम बाबा की नगरी पर हैं और हमें अंदर से बाबा कृपा से दर्शन करने को मिला। और बहुत ही अनोखा, बहुत ही अच्छा श्रृंगार है अंदर। जैसे अमरनाथ का होता है, जैसे वहाँ जैसे हरियाली श्रृंगार, जैसे बर्फ होता है, ये होता है, उसी तरह बाबा के पास भी एक वहाँ का प्रतिरूप बनाया जाता है, जो कि अमरनाथ से ही मिलता जुलता जो बनाया जाता है बाबा। पिछले 1.5 दशक से ये विशेष परंपरा निभाई जाती रही है। कहा जाता है कि एक बार यहाँ सूखा पड़ा था, तभी से बाबा बर्फानी की तर्ज पर काल भैरव का श्रृंगार होता है और हर साल सावन के माह
यहाँ अच्छी बारिश होती है। इस साल में एक दिन भगवान का बर्फ से श्रृंगार किया जाता है। 15-16 साल से लगातार चल रहा है। 15-16 साल पहले बहुत सूखा पड़ा हुआ था, तो उस वक्त बाबा की प्रेरणा हुई तो बाबा के बर्फ का श्रृंगार शुरू हुआ। तो उसके बाद से बाबा निरंतर बरसात का मौसम कायदे से बीतता रहा, तब से श्रृंगार शुरू है। और इसमें बर्फ से सजाया जाता है और 56 भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि बाबा काल भैरव के बर्फानी श्रृंगार के दर्शन मात्र से अमरनाथ यात्रा जितना पुण्य मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही वजह है कि बाबा काल भैरव के हिम श्रृंगार के दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने वाली शूटर मनु भाकड़ और उनके जोड़ीदार सरबजोत सिंह ने मिलकर भारत की झोली में एक और पदक का इजाफा किया है। मनु भाकड़ ने शूटर सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले मनु महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। इसके साथ ही वो भारत की ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक हासिल किए। शूटर मनु भाकड़ ने इतिहास रच दिया। 2 दिन बाद ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक में देश के लिए एक और मेडल जीत लिया। इस बार ये करिश्मा उन्होंने सरबजोत के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में किया। पूरा देश इस कामयाबी का जश्न मना रहा है। खेल के मैदान में आपने कई तरह के फैंस भी देखे होंगे, लेकिन हम आपको केरल के एक ऐसे फैन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो नीरज चोपड़ा के फैन हैं। वो नीरज की हौसला अफजाई के लिए 22,000 किलोमीटर साइकिल चला के पेरिस जा पहुंचे हैं। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सरबजोत सिंह समेत कई खिलाड़ी शामिल हुए। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पेरिस में हुए इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय भी मौजूद रहे। सभी ने खिलाड़ियों के अच्छा प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। Join me in welcoming with a huge round of applause our guest of honor, the icons of today, tomorrow and forever, the Indian athletes who represent India and are present here today. Friends, let's give them all a huge round of applause. पेरिस में मनु भाकड़ की कामयाबी की चमक से पूरा देश खुशी से सराबोर है। मनु भाकड़ एक ही ओलंपिक में 2 मेडल्स जीतने वाली आजाद भारत की पहली एथलीट बनी है। गुड न्यूज ये है कि अब मनु एक और मेडल पे निशाना लगाने की तैयारी कर रही हैं। फैंस को उम्मीद है कि मनु भाकड़ न सिर्फ ओलंपिक मेडल की हैट्रिक पूरी करेंगी। मनु भाकड़ ने गुड न्यूज टुडे के साथ खास बातचीत भी की। देखिए कामयाबी की कहानी इस चैंपियन की जुबानी। हम लोग हर कोई बात करता है कि क्या किया है मनु ने। देखिए जबरदस्त परफॉर्मेंस हो गई है। पहली फुल फ्लेजेड इंडियन, क्योंकि 1900 में ओलंपिक गेम्स हुए थे और बड़ा कोइंसिडेंस है कि वो ओलंपिक गेम्स भी पेरिस में ही हुए थे जब आखिरी बार किसी भारतीय ने 2 मेडल जीते थे, एक से ज्यादा मेडल जीते थे। बट मनु जो है ये फुल फ्लेजेड इंडियन है। इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में पहली भारतीय जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। मनु हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, बट स्ट्रगल जो है हर किसी को नहीं दिख रहा होगा। टोक्यो में जो हुआ, टोक्यो के बाद जो हुआ, वहां आपकी गन मैल्फंक्शन कर गई, थोड़ा सा उसका जिक्र करेंगे। इसलिए ये जीत ज्यादा अच्छी सुनाई देती है, अच्छी दिखाई देती है और अच्छी महसूस होती है। आई थिंक हार के बाद आपको जीत की वैल्यू पता लगती है और मैं ये अक्सर कहती हूँ कि जो आपको जीत सिखाती है उससे कई ज़्यादा आपको हार सिखा देती है। सो मुझे वैल्यू पता है अब कि जब भी मैं कोई कंपटीशन जीतूंगी ना तो मुझे समझ में आता है कि इतने एफर्ट्स लगे हैं इसके पीछे और उसके बाद जाकर ये मेडल मुझे मिला है। तो मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है और आई नो द फीलिंग, आई नो द वैल्यू ऑफ द मेडल दैट आई वेयर। सो
अच्छा, मनु का अभी भी एक इवेंट रहता है, 2 इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, दोनों में उनको मेडल मिला है। एक अभी भी मेडल इवेंट उनका रहता है 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल, और एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, उम्मीद भी होगी, अब तो आपकी खुद से भी उम्मीदें होंगी। बट मनु, किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी ये मेडल्स, अगर आप किसी को देखती हों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके लो फेज में भी आपकी मदद करी होगी, जब आप बेहतर कर रही थी तब भी कर रहे होंगे, फादर हैं, पेरेंट्स हैं, कोचेस हैं, बहुत सारे लोग होंगे। सर ऑनेस्टली एक एक इंसान को अगर मैं डेडिकेट करने लगूँ ना, तो मुझे कम से कम भी 10,000 मेडल्स चाहिए होंगे। इतने सारे लोगों का सपोर्ट रहा है और इतने सारे लोगों ने हमेशा मेरी जर्नी में मुझे प्यार दिया है, तो इतने तो मेडल्स पॉसिबल नहीं है। तो इस मेडल में हर एक का अपना अपना एक पीस है, जिनमें बहुत सारे लोग आते हैं। आई मीन लाइक कहाँ से, फैमिली से शुरू करके, फ्रेंड्स से लेकर फेडरेशन, डेफिनेटली माय कोच जसपाल सर, देन द फेडरेशन, देन so many people, I can't just, countless people, साई का पूरा सेटअप जो है, then the top scheme, then we had the Khelo India, who that was the beginning of my 2018 year that I won. Then I have my sponsors OGQ and so many people, and then you all also, you have always given me love, nothing but love, so I'm grateful for all of that, and I cannot dedicate this medal to any person, not even myself. Manu, thank you very much on behalf of the entire country जो आपने किया है। आपने कहा कि मेडल्स कम पड़ जाएंगे अगर आप किसी को डेडिकेट करने लग गई या थैंक करने लग गई, और आप उतने मेडल जीतेंगे कि आपके पास मेडल्स की कभी कमी नहीं होगी, और होपफुली आप तीसरे मेडल के साथ हम आपसे मिलेंगे, और होपफुली कलर जो है वो बदला हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। अब एक ऐसे फैन की दीवानगी आपको दिखाते हैं जो 22,000 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर अपने स्टार को सपोर्ट करने के लिए पेरिस पहुंचा है। केरल के फाइज अशरफ अली नीरज चोपड़ा के फैन हैं। वो 30 देशों का सफर तय करके पेरिस पहुंचे ताकि अपने स्टार को जावलिन की दुनिया में एक और कारनामा रचते देख सकें। जुनून की कोई सरहद या सीमा नहीं होती, तभी 30 देशों से गुजरकर 22,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर पेरिस पहुंचे हैं केरल के फाइज अशरफ अली। मकसद है अपने नायक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में एक और कारनामा करते देखना। My favorite person in India, he is really hard working, that's why he got gold medal. See, surely this Olympics also he will win, he will get gold medal. I am waiting for that. My all wishes to Neeraj Chopra. केरल से पेरिस तक का सफर साइकिल से तय करने वाले फाइज अशरफ अली का जुनून देख लोग हैरान हैं, लेकिन फाइज कहते हैं कि वो अपने हीरो नीरज चोपड़ा की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पहुँचे हैं। Budapest also he got gold medal. When I was there, I wish him all the best that day. He got gold medal. Same like in Paris also, I wish him very good luck. He will get gold medal. हर देशवासी की तरह फाइज अशरफ अली का भी अरमान है कि नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भी गोल्ड जीतकर इतिहास रचें, और जाहिर है फाइज इसी पल का गवाह बनने इतना लंबा सफर तय करके यहाँ पहुँचे हैं। When I'm telling I am from India, they can't believe. They are telling no way. Then I'm trying to convince them through my social media and all pages. Then they will check my pages. Then only they will believe. And many Europeans are usually telling I respect or I hats off. These are the two words they are telling that makes me so happy. साइकिल पर 22,000 किलोमीटर बिना शक एक विशाल कारनामा है। अब इस चीज को एक ही कारनामा मात दे सकता है, वो है जैवलिन फाइनल में 80 या 90 मीटर का थ्रो नीरज चोपड़ा का, क्योंकि वो भारत को मेडल जिताएगा और फैज की इस ट्रिप को और भी यादगार बना देगा। आज कई बदलाव हो रहे हैं और हर दिन नए आइडिया सामने लाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आइडिया राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतारा गया, जहां उबर ने इलेक्ट्रिक बस शटल सर्विस की शुरुआत की है, जिसमें लोगों को किताबों से जोड़ने की एक खास पहल की गई है। ये किताबें किसी लाइब्रेरी में नहीं बल्कि बसों में रखी गई हैं। राजधानी की सड़कों पर अब बसें ज्ञान के इस भंडार के साथ दौड़ेंगी।
दरअसल कैब सेवा देने वाली कंपनी उबर ने अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस शटल सर्विस की शुरुआत की है, जिसकी खासियत लाइब्रेरी ऑन व्हील्स होगी। यानी यात्री को सफर के दौरान बस में ही लाइब्रेरी मिलेगी। जो भी यात्री बस में सफर करेंगे वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से किताबें पढ़ सकते हैं। ये बस इलेक्ट्रिक बस है। अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का चलन बहुत बढ़ गया है। उबर को दिल्ली में शटल बस सर्विस चलाने का लाइसेंस भी मिल गया है। उसके बाद अब आपको दिल्ली में ऐसी तमाम बसें नजर आएंगी जो एक तो इलेक्ट्रिक होंगी, लेकिन जो बेहद खास चीज है वो मैं दिखाऊंगी आपको, वो है ये लाइब्रेरी, यानी चलती बस में आप किताबें पढ़ सकते हैं। अभी इनिशिएटिव बहुत खास है जो पेंगुइन के साथ मिलकर उबर ने लिया है। न सिर्फ आप एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं इलेक्ट्रिक बसें चला के, इसके साथ ही अक्सर आपने देखा होगा जब लोग बसों में ट्रैवल करते हैं, कैब में बैठे होते हैं, तो वो अपना फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। लेकिन अब आपको फोन स्क्रॉल नहीं करना होगा, बल्कि आप ऐसे जैसे आप मेरे साथ पैसेंजर सभी देख रहे हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं, अब बस में आइए, किताब उठाइए। इसके साथ ही उबर देश की उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल हो गई है जिसे दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक शटल बस चलाने का लाइसेंस दिया है। कहा जा रहा है कि इन बसों में सीटें काफी आरामदायक होंगी और सफर में आपको मोबाइल चार्जिंग स्लॉट भी मिलेगा। उबर ने शटल सेवा में लाइब्रेरी के लिए पेंगुइन पब्लिकेशन के साथ हाथ मिलाया है। अच्छा लग रहा है कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ पार्टनरशिप करी है। उबर ने भी एक नया वेंचर लॉन्च किया है एंड दिस इज ऑल बिकॉज एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट और सिक्योर रखना जरूरी है। हमारी जो बुक्स हैं वो हालांकि अभी रिसेंटली वी हैव ट्रांसिशन्ड टू रिसाइकल पेपर, तो इस वजह से हमारी जो बुक्स की क्वालिटी है वो भी इस मैसेजिंग के साथ एकदम फिट बैठती है। एंड ये अच्छा ऑप्शन आपने बोला कि अब फोन पे रहना इज अ चॉइस, और फोन पे हम रह सकते हैं, मगर अगर मुझे लगता है अगर बुक्स एक्सेसिबल हो लोगों को, चाहे वो पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, एक आइडिया आता है दिमाग में, एक बुक उठाएगा, दो उठाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा तो शायद घर ले जाएंगे, देखेंगे। फिलहाल ऐसी बसें दिल्ली में 50 रूट पर शुरू की गई हैं। यानी जैसे आप एक सामान्य कैब बुक करते हैं वैसे ही आप इसे बुक कर सकते हैं। दावा है कि इसकी कीमत कैब से काफी कम होगी और ये बसें पूरी तरह से एयर कंडीशन होंगी। अभी एक बस की लाइब्रेरी में लगभग 80 किताबें रखी जा सकती हैं। हालांकि अगर डिमांड बढ़ी तो इस लाइब्रेरी का दायरा और भी बढ़ाया जा सकता है। जाहिर है आरामदायक सफर के साथ लोगों को, खासकर युवाओं को, किताबों से जोड़ने की पहल वाकई काबिले तारीफ है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। डालते हैं नजर आज के विचार पर। मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह ने कहा है, हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, हमारा भी कुछ हिस्सा जिंदगी बनाने का है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। फिर होगी आपसे मुलाकात लंच टाइम में ही। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अच्छी खबरों के लिए गुड न्यूज टुडे देखते रहिए।